गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक हैं? क्लास 12 के बच्चे सेकेंड पेपर में हम लोग पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लोग पढ़े थे, कल आपको बताए थे मिरर और टाइप ऑफ मिरर बताए थे। फिर स्फेरिकल मिरर के टाइप हम बताए थे। कन्वेक्स मिरर बताए थे। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। मिरर, टाइप ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये स्फेरिकल मिरर के टाइप होते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब प्लेन मिरर के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो आप हेडिंग कर सकते हो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्लेन मिरर द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? आपको प्लेन मिरर के बारे में बताए थे। एक तल पर पॉलिश कर दी जाती है। यहाँ जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, यहाँ से ये किरण जा रही है, लौट आती है। एक आप ऐसे लेते हैं, जितना ये कोण होता है उसी कोण पर ऐसे लौट जाती है। इसको हम डॉट करके आगे बढ़ाते हैं, इसको भी डॉट करके हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ ये प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। यानी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। यहाँ आप लिख सकते हो समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है। देख रहे हैं आप फिगर में। इसी में और आप पॉइंट बढ़ाकर लिख सकते हो कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई होती है। थोड़ा सा फिगर में स्पष्ट नहीं बन पाया है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आगे वस्तु रखी गई होती है।
अगला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु के आकार की आधी होती है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से आती है तो दर्पण वस्तु की ओर टू भी वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, यदि दो दर्पणों के बीच कोई वस्तु डिग्री मान पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब की संख्या n = 360/θ-1 होता है। ये प्लेन मिरर की विशेषता रही कि प्लेन मिरर के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी गई होती है। समतल दर्पण द्वारा वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु के आकार की आधी होती है। यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से आती है तो दर्पण वस्तु की ओर दुगुने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। और दो दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु किसी डिग्री मान पर रखी गई होती है तो प्रतिबिंब की संख्या n = 360/θ-1 होता है। ये प्लेन मिरर की विशेषता रही या उसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब स्फेरिकल मिरर, दो स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम आपको बताए मिरर किसे कहते हैं। दर्पण वह चिकनी तथा पॉलिश की हुई सतह होती है जिसे परावर्तन की क्रिया संभव होता है। मिरर दो प्रकार का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर।
प्लेन मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ प्लेन होता है उसको प्लेन मिरर कहते हैं। वह मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्री होता है उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर गोली दर्पण का वह भाग जिसको देखिए उभरे हुए भाग पर पॉलिश की गई होती है और ये परावर्तक पृष्ठ इसके भीतर होता है, अंदर होता है, यह है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। और दूसरा वह मिरर जिसके उभरे भाग से परावर्तन की क्रिया होती है और दबा हुआ जो भाग होता है उस पर पॉलिश होती है, यानी यह परावर्तक पृष्ठ बाहर होता है। गोली दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर होता है उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और गोली दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ भीतर होता है उसको कनकेव मिरर कहते हैं। अब कनकेव मिरर के द्वारा प्रतिबिंब बनने की शर्त और कन्वेक्स मिरर के द्वारा प्रतिबिंब बनने की शर्त तीनों दोनों की एक ही होती है। 3 शर्त है, जैसे आप हेडिंग कर सकते हो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की शर्त। ये सारी चीजें 9th 10th में पढ़ाए हैं और इसलिए इसका नोट्स वगैरह नहीं लिखवा रहे हैं। आपको प्रॉब्लम होगी तो 9th और 10th का वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप देख लेंगे तो ये सारी चीजें वहां आपको रिटेन में मिलेगी, नोट्स भी मिल जाएगा। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा, वैसे लेक्चर दे रहे हैं। तो प्रतिबिंब बनने की शर्त है, पहली शर्त है कि ये मान लीजिए कनकेव मिरर है, मुख्य अक्ष के पैरेलल अगर कोई किरण आती है तो फोकस से होकर के गुजरती है। ये पहली शर्त है कि फोकस से होकर के गुजरती है। क्यों फोकस से गुजरती है, क्यों आप देख सकते हो, क्यों को समझने के लिए जैसे मान लीजिए कनकेव मिरर, ये पोल होता है, ये फोकस, यहां से किरण ऐसे जा रही है। आप पढ़े हो ये गोली दर्पण का भाग है तो ये पूरा ऐसे मिल करके बना होगा जिसका यहाँ सेंटर होगा जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता केंद्र से परिधि के किसी पॉइंट को मिला दीजिए, ये तो ये नॉर्मल का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर है और ये परिधि पर कोई भी पॉइंट लेकर के आप ऐसे मिला दीजिए तो ये नॉर्मल होता है, लंब होता है। अगर आप ऐसे मिला दो ये लंब होता है, ऐसे मिला दीजिए लंब होता है, ऐसे मिला दीजिए लंब होता है। कहने का मतलब कि सर्किल के सेंटर से अगर परिधि पर कोई भी पॉइंट लेकर के हम मिलाते हैं तो वह विलंब का काम करता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल है, इसका ये सेंटर हो गया, यहां से इसको हम मिला दिए, ये लंब का काम कर रहा है तो ये आपतित किरण हो गई और ये लंब हो गया तो ये आपतन कोण हो गया आई। आप पीछे पढ़ चुके हो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो जितना कोण ये है उतने कोण पर ऐसे ये किरण इस तरह से आकर के उतने कोण पर ऐसे ये आर होता है, आई और आर
कोण आई इज इक्वल टू कोण आर आपस में बराबर होते हैं, यहां करके मिल गए। ठीक उसी प्रकार नीचे से एक आप किरण लो, फिर सेंटर से इसको मिला दीजिए। जब सेंटर से आप इसको मिला दिए तो यह अभिलंब का काम करने लगा, ऐसे ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई, ये आई हो गया। उतने ही कोण पर ऐसे ये आर, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, तो ये यहां मिल गया फोकस पर। यानी पहली शर्त क्या है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल है तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। क्यों फोकस से गुजरती है? आप देख रहे हैं ये अवतल दर्पण, ये इसका सेंटर वक्रता केंद्र जिसको कहते हैं, यहां से इसको हम मिला दिए तो ये लंब हो गया, ये आपतित किरण और ये लंब, ये आपतन कोण हो गया। और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है तो उतने कोण पर ऐसे ये लौट जाती है। एक नीचे से हम किरण लिए हैं, ठीक उसी प्रकार ये लंब हो गया, ये आपतित किरण, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण, उतने ही कोण पर ऐसे परावर्तित हो जाती है। इसीलिए मुख्य अक्ष के पैरेलल अगर किरण है तो फोकस से होकर के गुजरती है। ये पहली शर्त, इसको आप पढ़े हो। दूसरी शर्त कि मान लीजिए वक्रता केंद्र से कोई वस्तु गुजर रही है, ये वक्रता केंद्र से ऐसे, तो ये उसी मार्ग में लौट जाती है। अब क्यों लौट जाती है, क्यों को आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र, ऐसे ये किरण आ रही है, तो ये कोई तल है, ऐसे आपतित किरण आ रही है और उसी पर रिफ्लेक्ट भी उसी के दिशा में कर जाती है। जैसे ऐसे आपतित हुई, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे पर ओवरलैप की हुई, तो यहां थीटा 90 डिग्री हो जाता है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उसी मार्ग में लौट जाती है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्टेड रे लौट जाती है। यही देखो ये नॉर्मल है, ये सेंटर हो गया ना वक्रता केंद्र, और ये दर्पण पर कोई पॉइंट, तो ये नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। तो देखो, तो जब ये अभिलंब का काम करने लगता है तो ये इंसिडेंट रे आती है तो उसी डायरेक्शन में क्या होती है, लौट जाती है। इसलिए दूसरी शर्त है कि वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जाती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्यों लौटती है, क्यों आप यहां से देख रहे हैं। तीसरी शर्त है कि मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अगर फोकस से ऐसे कोई किरण आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। क्यों होती है, क्यों को आप यहां देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पोल, ये एफ, ये सी, यहां से ऐसे ये किरण आई, दर्पण से टकराई और अब इसको ऐसे कर देंगे, ये गोला है, उसका वक्रता केंद्र है, सेंटर होगा, तो इसको आप मिला दीजिए सेंटर से और ये परिधि पर कोई पॉइंट ले लीजिए। तो आपको पढ़ा चुके हैं कि कोई सर्किल है और उसके सेंटर से उसके परिधि पर कोई भी पॉइंट लेकर के मिलाते हैं तो अभिलंब का काम करता है। तो ये नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया, तो ये आपतित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इसको आपतन कोण कहते हैं। आई से आप इसको प्रदर्शित करते हो। तो जितना आपतन कोण होता है उतने ही कोण पर और रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तन कोण भी उतना ही होता है, तो इतने ही कोण पर ये ऐसे क्या होगी, ऐसे लौट जाती है। ये आर हो गया, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है। इसीलिए
अगर फोकस से कोई किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। तो ये 3 शर्त आपको याद रखना है। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो भी पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं। जहां कंफ्यूजन होगा ये सारी चीजें वहां लिखवाए हैं, यहाँ सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं। चूंकि यह पहला चैप्टर 9th और 10th से मैक्सिमम रिलेटेड है, इसलिए लेक्चर दे करके आगे बढ़ जा रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की शर्त, इसमें 3 शर्त आपको बताए कि अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई किरण है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। क्यों गुजरती है इसकी चर्चा यहाँ की है। अगर वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण जाती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्यों लौटती है इसकी चर्चा हम किए हैं यहाँ। अगर फोकस से होकर कोई किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। क्यों होती है यहाँ उसकी चर्चा हम किए हैं। इस प्रकार अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की ये 3 शर्त हैं। इसके बाद छोटे छोटे कुछ पॉइंट है जिसकी चर्चा करके और हम आगे बढ़ जा रहे हैं। जैसे पोल, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, वक्रता त्रिज्या, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप देख लीजिए। इसको लिखवाएंगे नहीं, पिछली कक्षाओं में लिखवा चुके हैं। ये दर्पण है मान लीजिए, तो इसका जो मध्य बिंदु है परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ, इसका जो मध्य बिंदु है उसको हम पोल कहते हैं। ये पोल कहलाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे मान लीजिए, तो इसका ऐसे ये किसी गोले का भाग है, तो इसका जो सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इससे इसको मिलाओ तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का केंद्र और केंद्र से परिधि का कोई भी पॉइंट मिलाओ तो वक्रता त्रिज्या का काम करता है। ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, और यहाँ ये फोकस होता है। यानी पोल और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई अगर हम रेखा ऐसे खींचते हैं तो इसको हम प्रिंसिपल अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और फोकस और पोल के बीच जो ये डिस्टेंस होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस तल, जैसे मान लीजिए मुख्य अक्ष है, इस पर ऐसे इसके लंबवत ऐसे खींच दिया जाता है तो ये फोकस तल कहलाता है। तो पोल किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आप देख लिए। अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसमें 6 कंडीशन है। इसको सिर्फ चर्चा कर दे रहे हैं, बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि पीछे की कक्षाओं के वीडियो को आप देख करके पढ़ लीजिएगा। जहां प्रॉब्लम होगी आप पूछ लीजिएगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, इसमें 6 कंडीशन। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पहला कंडीशन इसमें होगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसकी प्रकृति, स्थिति, प्रकृति, आकार, जब वस्तु अनंत पर रखी गई होती है तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत ही छोटा बनता है। एक दिखा दे रहे हैं, फिर आप कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये प्रिंसिपल अक्ष, ये पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, यहाँ से ये मुख्य अक्ष के पैरेलल किरण। शर्त में अभी आप देखे हैं कि वो फोकस से गुजरती है, ये
फोकस से ऐसे गुजर जाएगी। दूसरी एक किरण ले लीजिए, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण, ये भी ऐसे फोकस से गुजर जाती है। यहाँ ये देखिए मिल रही है, तो स्थिति क्या हो जाएगी कि फोकस पर। उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक उल्टा। आकार क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा, बिंदु के आकार का होता है। दूसरा कंडीशन हो जाता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच हो। जब वस्तु अनंत और C के बीच में होती है, तब फिर यही उसकी स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगा, आकार क्या होगा, इसे देख लीजिए। ये P, ये S, ये C, यहाँ कोई वस्तु, यहाँ से किरण लीजिए, फोकस से ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है। दूसरी फोकस से ले लीजिए, ऐसे गुजर जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ प्रतिबिंब आप देख रहे हैं वक्रता केंद्र और F के बीच में स्थिति हो जाएगी। प्रकृति वास्तविक उल्टा, आकार वस्तु से छोटा। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, ऐसे थोड़ा सा फास्ट इसको बता रहे हैं। P, F और C, यहाँ वस्तु है ऐसे। किरण लीजिए, कहां से गुजरेगी, फोकस से ऐसे। दूसरी किरण फोकस से ले लीजिए, ये पैरेलल होगी ना दर्पण से टकराने के बाद, यहाँ यानी वक्रता केंद्र पर ही स्थिति क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र पर। प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक उल्टा। आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर। चौथा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु C तथा F के बीच हो, C और F के बीच हो, तब ये देख लीजिए, P, F, C, यहाँ वस्तु। देखिए जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो C और F के बीच में बना है, तो जब यहाँ हो जाएगा तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। मिला दीजिए, ऐसे ये निकल जाएगी। एक फोकस से ले लीजिए, ये ऐसे यहाँ, यानी स्थिति क्या हो गई, वक्रता केंद्र के आगे। प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक उल्टा। आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। पांचवा कंडीशन, जब वस्तु, थोड़ा सा फास्ट इसको बता रहे हैं, जब वस्तु F पर हो। देखिए जब अनंत पर पहला कंडीशन तो फोकस पर बना है, तो जब फोकस पर होगी तो अनंत पर बनेगा। ये जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, P, F, C, यहाँ वस्तु रखी गई है F पर। एक किरण ऐसे लीजिए, फोकस से गुजरेगी शर्त के अनुसार। दूसरी वक्रता केंद्र से ले लीजिए, शर्त क्या है कि लौट जाती है उसी दिशा में। ये देखिए दोनों किरणें पैरेलल हो गई, तो हम मानेंगे कि अनंत पर मिल सकती है। तो स्थिति क्या होगी, अनंत पर। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक उल्टा। आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और छठवां कंडीशन जो इम्पोर्टेंट भी है, F और P के वस्तु, F और P के बीच में ऑब्जेक्ट रखी गई हो। ये P, F और यहाँ C, यहाँ ऑब्जेक्ट ऐसे रखी गई है, ऐसे फोकस से गुजरेगी, फोकस से ऐसे गुजार दीजिए।
एक वक्रता केंद्र से ले लीजिए, लौट जाती है, इधर बढ़ाइए, देखिए ये फैलती जाएंगी, तो इसको हम पीछे बढ़ाते हैं डाट डाट करके, इसको भी डाट डाट करके बढ़ाते हैं, क्या मिल रही है। अब स्थिति क्या हो गई, दर्पण के पीछे प्रकृति क्या हो गई, डाट डाट करके जब मिलाते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी होती है, आभासी। आकार क्या हो जाएगा, सीधा और वस्तु से बड़ा। ये सब कुछ डिटेल में लिखवाए हैं, केवल लेक्चर दे दिए, फिर से एक बार क्विकली इसका रिवीजन कर दे रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु होती है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु होती है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु होती है तो वक्रता केंद्र के आगे बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब फोकस पर वस्तु होती है तो अनंत पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु होती है तो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की कंडीशन है, 6 कंडीशन, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 कंडीशन होता है। इसको देख लीजिए, उत्तल दर्पण वाला भी बता दे रहे हैं। इसको फास्ट पढ़ा रहे हैं बेटा, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको 9th में भी पढ़ाए हैं, 10th में भी पढ़ाए हैं, और वीडियो वहाँ पड़ा हुआ है, उसको आप देख लेंगे तो वहाँ नोट्स भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि नोट्स वहाँ लिखवाए हैं। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसमें 2 सिर्फ कंडीशन हम पढ़ते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब अनंत पर हो, ये उत्तल दर्पण है। अंदर ऐसे पालिश होता है ना, परावर्तक पृष्ठ बाहर होता है। ये मान लीजिए पोल हो गया, अनंत से यहां से कोई किरण आ रही, इसका इधर फोकस हो गया और ऐसे गोला बना होगा ना, तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा। अब देखो, अब ये पालिश की गई है तो ऐसे लौट जाएगी। अगर पालिश नहीं की गई होती तो मुख्य अक्ष के पैरेलल है ना, ये फोकस पर ऐसे आती। एक और ले लीजिए, ये भी पालिश की गई है तो ऐसे लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर पालिश नहीं होता तो ये यहाँ आती, इसलिए डाट डाट करके मिला है, आती हुई, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यानी अनंत पर रखी गई है वस्तु तो फोकस पर, आभासी, सीधा और बहुत ही छोटा। दूसरा कंडीशन, अनंत तथा पोल के बीच कहीं भी वस्तु रखी गई, कहीं भी वस्तु रखी गई हो, कहीं भी रखी गई हो। जैसे मान लीजिए ये पोल, ये एफ, और ये जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर यहाँ सेंटर होता है वक्रता के, ये गोला है। अब कहीं ये वस्तु मान लो ऐसे रखें, एक किरण लीजिए, ये मुख्य अक्ष के पैरेलल पालिश की गई है। पालिश नहीं की गई होती तो पैरेलल होने के वजह से ये फोकस पर आकर के मिलती, फोकस पर मिलती हुई प्रतिबिंब दिखा रहे हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण एक वक्रता केंद्र के सामने ली। अब वक्रता केंद्र के सामने, वक्रता केंद्र से गुजरती है किरण तो उसी दिशा में लौट जाती है। अगर पालिश नहीं होता ये तो ये आकर के यहाँ वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, या ये दोनों किरण एक दूसरे को काट रही। क्या देख रहे हैं कि कहीं भी रखी गई हो, अनंत को छोड़ करके, अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रखी गई हो तो उसकी स्थिति क्या है, P और F के बीच में।
प्रकृति क्या है? आभासी, डाटा करके मिलाते हैं, आभासी, सीधा, और आकार क्या है? वस्तु से छोटा। तो उत्तल दर्पण में ये दो ही कंडीशन हम लोगों को पढ़ने हैं कि अगर अनंत पर वस्तु रखी गई है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, अनंत और एफ के बीच कहीं रखी गई हो तो दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच में आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अब अवतल दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध, उत्तल दर्पण के लिए भी एफ और आर में संबंध, अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध, उत्तल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। तो अवतल दर्पण के लिए आप हेडिंग कर दो, अवतल दर्पण के लिए एफ तथा आर में संबंध, इसको प्रूव करना है। ये 9th में भी प्रूव किया है, फिर भी आप प्रूव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े मिरर किसको कहते हैं, मिरर के प्रकार, प्लेन मिरर किसे प्लेन मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर किसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर के टाइप कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, किसे कनकेव मिरर कहते हैं, किसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। उसके बाद प्लेन मिरर के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़े। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज बनाने के लिए क्या शर्त होती हैं, तो 3 शर्त होती हैं। तीनों शर्त को हम लोगों ने पढ़ा कि मुख्य अक्ष के पैरेलल अगर कोई किरण होती है तो फोकस से गुजरती है, वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण आती है तो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है, अगर फोकस से कोई किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने में 6 कंडीशन हम लोग पढ़े। अनंत पर वस्तु रखी गई हो, अनंत और 2f वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो, वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, वक्रता केंद्र और एफ के बीच रखी गई हो, एफ पर रखी गई हो, फिर एफ और पोल के बीच में रखी गई हो। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने में हम लोग 2 कंडीशन पढ़े, वस्तु फोकस पर रखी गई हो, अनंत पर रखी गई हो तब, और वस्तु अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रखी गई हो तब। अब अवतल दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध, तो आज रहने दे रहे हैं इतना ही, कल इसको आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसको देख लीजिएगा, 2 दिन से हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और रे ऑप्टिक्स मुझे लग रहा है कि कल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज रहने दे रहे हैं, अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। निश्चित भाई आप मेहनत नहीं करेंगे तो मुझे कष्ट होगा, आप लोगों के लिए ही हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और सब पूरे मित्रों को बुला करके हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाने के लिए प्रयासरत हैं। वीडियो बन भी रहा है, आप सब तक पहुंच भी रहा है, तो उसका लाभ आपको मिलना चाहिए। लॉकडाउन की स्थिति आप देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल बढ़ेगा। जो देश की हालात देख रहे हैं बहुत बिगड़ती जा रही है, तो स्कूल खोलने में मुझे लग रहा है कि अभी समय लगेगा। इसलिए आपको सीरियसली ऑनलाइन पर ही फेथ करके और गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपना ख्याल रखिए, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।